हाय फ्रेंड्स, मैं सी ए कौशल राघव। एज सच मैं जैसा आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग। अच्छा, मैंने अपना नंबर भी यहाँ पे लिख रखा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। आई एम सी ए कौशल राघव। आई एम सी ए कौशल राघव, residing in Delhi, Mohan Nagar, Sahyawat. And now we will start the chapter number 1, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे सिंपल चैप्टर है। जैसा कि आप ये देखेंगे कि मैंने जो समरी है इसकी अपने नोट्स में बना लिया है। इसमें होता क्या है, कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये शो करता है कि हमारी जो एसेट्स है, जो हमारी एसेट्स है वो लायबिलिटी ऑफ द फर्म के इक्वल है। जो लायबिलिटी ऑफ द फर्म के इक्वल है। तो अब बात आती है, जो एसेट्स है वो हमारी लायबिलिटी ऑफ द फर्म के इक्वल है। उसे हम कहेंगे कि ठीक है, ये हमारी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये क्या है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब आपका क्वेश्चन आता है, एसेट्स कहते किसे हैं। एसेट्स कहते किसे हैं, तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं एसेट्स का मतलब होता क्या है। एसेट्स का मतलब होता है जितने भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं। ये मेरी आपकी टेंजेबल एसेट्स भी हो सकती है। मे भी, अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे कि अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर में ये डिफाइन नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा जहाँ पर लिखा हुआ है एसेट्स कहते किसे हैं। बट मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एसेट्स जो होती हैं, यहीं पर ही आपको समझा देता हूँ। एसेट्स जो होती हैं वो हमारी दो तरह की होती हैं। एसेट्स कितने तरह की होती है हमारी, दो तरह की। एक नॉन करेंट एसेट्स होती है, और नंबर टू कौन सी एसेट्स होती है, एक करंट एसेट्स होती है। फर्स्ट मैंने क्या बोला आपको, नॉन करेंट एसेट्स। ए क्या बोला मैंने, नॉन करेंट एसेट्स। बी क्या बोला मैंने, करंट एसेट्स। अब बात करते हैं नॉन करेंट एसेट्स में क्या आता है। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो हेड करी गई हैं बिजनेस में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेस में एक लंबे समय के लिए रखी जाने वाली एसेट्स को हम नॉन करेंट एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। नॉन करेंट एसेट्स जो हमारा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट किससे डील करता है, लॉन्ग टर्म से डील करता है। किससे डील करता है, लॉन्ग टर्म से। अब इसमें एग्जांपल भी लिखेंगे। जैसे कि मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म का मतलब आपको क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल में दे सकता हूँ। लॉन्ग टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है जो मोर देन 1 ईयर है। इन्वेस्टमेंट मेरी लॉन्ग टर्म है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए रखी जाती है। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कोई मेरी फिक्स्ड एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर होगी। फिक्स्ड एसेट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ये भी 1 साल से ज़्यादा के लिए रखी जाती हैं। या मैं कहूँगा मशीनरी। या मैं कह सकता हूँ कंप्यूटर वर्ड जो 1 साल से ज़्यादा के लिए। या मैं कह सकता हूँ फर्नीचर 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 वगैरह हो गया। या फिर मैं कह सकता हूँ व्हीकल। तो मैं ये कह सकता हूँ ये मेरे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जा रहे हैं। और इनका नेचर 1 साल से ज़्यादा के लिए, दैट इज कॉल्ड, इनको ऑब्जेक्टिव है 1 साल से ज़्यादा के लिए मुझे हेल्ड करना। तो वो मेरी नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं करंट एसेट्स कहते कितने हैं। तो करंट एसेट्स किसे कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स। क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स में कितनी चीज़ें आती है, टेंजिबल एसेट्स में हमारा, जैसे मैं कह सकता हूँ, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है। जैसे आपका सबसे बड़ा फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। और फिजिकल एग्जिस्टेंस में मतलब जिसे हम सीन कर सकते हैं एंड टच कर सकते हैं। सीन एंड टच मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूँ लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया जिसको देख सकते हैं, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, गुड्स हो गया। अच्छा, तो ये तो हमारी नॉन करेंट एसेट्स भी हैं। तो देखो, टेंजिबल एसेट्स में मैंने बोला फिजिकली एग्जिस्टेंस को होना चाहिए, जिसको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। अगर वो लंबे टाइम के लिए रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो मैं कह सकता हूँ उन्हें नॉन करेंट एसेट्स। लेकिन अगर वो लेस देन 1 ईयर है तो मैं कहूँगा उन्हें करेंट एसेट्स और टेंजिबल नेचर की, करंट एसेट्स और टेंजिबल नेचर की बोलूँगा। अब बात आती है, ये तो टेंजिबल में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है करंट एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कहते किसे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में आपका सिंपल सिंपल मैं कह सकता हूँ पेटेंट,
कोई ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए। ये आपकी टीएस ग्रेवाल वाली बुक की ही लैंग्वेज है, मैं अलग से कुछ नहीं लिखवा रहा। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में कवर किए जाते हैं, जिनको सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है नॉट सीन एंड टच, जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना हम इसे छू सकते, दैट इज कॉल्ड, इनकी एग्जिस्टेंस ही ना होती है। अब इसके बाद एक और एसेट्स आ जाती है, जिस एसेट्स का नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। कौन सी एसेट्स है? फिक्टिशियस एसेट्स है, FICTITIOUS, फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है? फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती है जो ना तो टेंजिबल होती है ना ही इंटेंजिबल होती है। अब ये कौन सी एसेट्स होगी जो ना टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है? जैसे मैं कह सकता हूँ फिक्टिशियस एसेट्स में, जैसे हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये हमारे एसेट्स है ऐसे जिनको हम डेफर्ड करेंगे आगे आने वाले टाइम पीरियड के लिए, दैट इज कॉल्ड 5 साल के लिए, बाद 10 साल के लिए। तो इसे फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, जिसे मैं कहता हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या मैं कह सकता हूँ इनको डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। मैंने शेयर जो डिवेंचर्स है, मैंने अभी तो मैंने उसको डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर दिया, जब इनका रिडम्पशन करूंगा मैं तो मैं एट पार पे करूंगा, तो फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है। तो ये एसेट्स भी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। तो ये आपके एसेट्स की कैटेगरी हो गई, ये एसेट्स की कैटेगरी हो गई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, दैट इज, आई थिंक इट इज ओके। एसेट्स, अब बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या चलता है? ड्यूल एस्पेक्ट चलता है। क्या चलता है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट चलता है। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? दो, दो तरफा, दैट इज कॉल्ड, एक एसेट्स को भी हिट करेगा तो दूसरी तरफ लायबिलिटी भी हिट होगी, इसे ड्यूल एस्पेक्ट बोला जाता है। तो इसे ड्यूल एस्पेक्ट बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड, एक तरफ डेबिट तो दूसरी तरफ क्रेडिट की बात करी जाएगी। अब इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट इसमें समझ लेना। यहाँ पर क्या बात करते हैं? टोटल क्लेम्स की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है? टोटल क्लेम्स की। जो टोटल क्लेम्स है वो हमारे इक्वल होंगे टोटल एसेट्स के। टोटल क्लेम्स किसके बराबर होंगे? टोटल एसेट्स के। जो टोटल क्लेम है, ये क्लेम का मतलब तो हमारी लायबिलिटी हो गई, और एक हो गया टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। तो जो क्लेम है ये हमारी लायबिलिटी होगी, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। जैसे कि मैंने अभी आपको लिखवाया है ये पॉइंट, ये जो मेरे पॉइंट है, ये मेरी क्या है? ये एसेट्स है, ये मेरे क्या है? एसेट्स है। और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि मेरे क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब लायबिलिटी, जिसको मैं बोल सकता हूँ सिंपल ओनर इक्विटी या कैपिटल के नाम से बोल सकता हूँ, ये लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड, जो मुझे बाहर वालों को पे करना है, जो मुझे बाहर वालों को पे करना है, दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्लेम्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर टॉपिक नंबर 2 आता है। टॉपिक नंबर 2 ये कहता है, ये तो थ्योरी थी, जो सबसे बहुत ही सिंपल थ्योरी थी जो आपको मैंने समझा दी। इसमें हमें इफेक्ट देखना होता है, या तो हमारी एसेट्स बढ़ेंगी, अगर एक तरफ हमारी एसेट्स बढ़ेंगी तो दूसरी तरफ दूसरी एंट्री का इम्पैक्ट आएगा लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी बढ़ेगी। एसेट्स बराबर रहेंगी लायबिलिटी के, तो यहाँ पर एसेट्स बढ़ गई तो दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों तरफ आएगा। सेकंड पॉइंट आता है, अगर मेरी लायबिलिटी घट रही है तो मेरी एसेट्स भी घटनी चाहिए। एसेट्स, लायबिलिटी घट रही है तो एसेट्स घटनी चाहिए। या फिर मैं कहूँ मेरी एसेट्स अगर बढ़ रही है तो मेरी लायबिलिटी बढ़नी चाहिए, दैट इज कॉल्ड, दोनों तरफ इम्पैक्ट एक बराबर रहेगा, एसेट्स बढ़ रही है लायबिलिटी बढ़े, एसेट्स घट रही है लायबिलिटी घटे, ठीक है। या फिर मैं कहूँगा डिक्रीज हो रही है मेरी ऑनर कैपिटल, तो डिक्रीज भी हो मेरी एसेट्स, मतलब एक तरह से लायबिलिटी घटी तो मेरी एसेट्स भी घटे। अब दूसरी तरफ मैं कह सकता हूँ, अगर मेरी एक एसेट्स बढ़ रही है तो मेरी दूसरी एसेट्स घट जाए, लायबिलिटी साइड कोई इम्पैक्ट नहीं आया, दैट इज कॉल्ड वन साइड इम्पैक्ट। एक तरह एक एसेट्स हमारी प्लस हो रही है तो दूसरी एसेट्स हमारी माइनस हो रही है, नेट इम्पैक्ट तो जीरो हो गया एसेट साइड। फिर दूसरी तरफ अगर मेरी एक लायबिलिटी घट रही है तो दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाए तो भी नेट इम्पैक्ट मेरा जीरो ही रहेगा।
अब एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ, जैसे सपोज करो मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो बिजनेस में स्टार्ट करता हूँ तो मेरा कैश बढ़ जाएगा, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरा कैश प्लस होगा और कैपिटल प्लस रहेगी। सेम वही अगर मैं फर्नीचर वगैरह खरीदता हूँ, तो फर्नीचर फर्नीचर मेरी क्या है, एसेट्स है। तो एक तरफ फर्नीचर मेरी प्लस हो रही है और दूसरी तरफ कैश, दूसरी तरफ एसेट्स है। तो एक एसेट्स मेरी बढ़ रही है तो दूसरी एसेट्स मेरी घट रही है, दैट इज कॉल्ड कैश प्लस हो गया। कैश माइनस हो गया तो फर्नीचर मेरा प्लस हो गया, क्योंकि फर्नीचर जब मेरा आया है तो फर्नीचर तो प्लस हो गया और मेरा पैसा गया है, कैश मेरा इसीलिए माइनस हो गया। सेम पॉइंट। अगला आता है परचेज करा मैंने गुड्स, जब मैंने गुड्स परचेज किया तो मेरा स्टॉक बढ़ चुका होगा, तब मेरा स्टॉक बढ़ चुका होगा तो स्टॉक मेरा प्लस। और जब मैंने स्टॉक खरीदा है तो कैश मेरा वापस जाएगा, पेमेंट तो मेरी कैश में हो रही तो कैश मेरा चला गया, दैट इज कॉल्ड कैश मेरा माइनस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा परचेज किया मैंने गुड्स क्रेडिट पर, मैंने क्रेडिट पर मैंने उधार पर सामान खरीदा है। जब मैंने सामान उधार पर खरीदा है तो स्टॉक तो मेरा प्लस हो गया, तो कैश नहीं जा रहा। अब मेरा सामने वाले व्यक्ति से जब मैं माल खरीदता हूँ तो मेरे क्रेडिटर होते हैं जिनको हमें पेमेंट करनी होती है, क्रेडिटर बोलते हैं। जिसको हमें पैसा देना होता है वेंडर, वेंडर सप्लायर बोलूँ, वेंडर बोलूँ या उसे क्रेडिटर बोलूँ, तीनों का नाम एक ही है। तो मैं कहूँगा कि मेरा एक तो स्टॉक मेरा प्लस हो गया और दूसरी तरफ मेरे क्रेडिटर भी बढ़ गए, एक एसेट्स बढ़ी तो दूसरी तरफ लाइबिलिटी मेरी प्लस हो गई। फिर अगला पॉइंट आता है, अगर मैंने सोल्ड किया गुड्स जिसकी कॉस्टिंग मेरी 2500 रुपये की है, जिसको क्रेडिट में बेचा मैंने 4000 रुपये, तो देखिए दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 1500 रुपये का। मैंने गुड्स तो कितने का बेचा, 2500 का, तो स्टॉक में से तो मेरे 2500 ही माइनस होंगे, स्टॉक में तो मेरे 2500 माइनस होंगे। और मेरे को सामने वाले व्यक्ति से लेने कितने, 4000, दैट इज कॉल्ड मेरा, जिससे पैसा लेना होता है उसे डेटर बोलते हैं, जिसको पैसा देना होता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको पैसा देना होता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, जब मेरे को माल पैसे कितने लेने, 4000, जिससे लेने हैं उसे डेटर बोलूंगा। तो मेरा स्टॉक तो मेरा 2500 का ही माइनस होगा, क्योंकि माल जितने का गया वो, और डेटर से पैसे लेने कितने, डेटर से 4000 रुपये लेने हैं। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एडजस्टमेंट प्रॉफिट की या लॉस की हमेशा कैपिटल से होती है, प्रॉफिट हुआ तो भी कैपिटल में एडजस्ट होगा, और हमारा लॉस होगा वो भी कैपिटल में एडजस्ट होगा। हैंस दोनों के बीच का डिफरेंस जो 1500 रुपये का है, वो 1500 रुपये कैपिटल में से आपके माइनस हो जाएंगे, जब भी आपका ये इक्वल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने रेंट पे किया 1000 का, जो भी मेरा खर्चा होगा, खर्चे की एंट्री हमेशा कैपिटल से माइनस होगी, खर्चे की एंट्री हमेशा कैपिटल से माइनस होगी। तो 1000 रुपये का मैंने रेंट पे किया है, तो इधर से कैश माइनस 1000 रुपये, इधर से कैपिटल माइनस 1000 रुपये। 5000 रुपये मैंने सैलरी पे करी, 1000, 5000 में कैश माइनस, और इधर से कैपिटल माइनस 5000 रुपये। अगर मैंने विड्रॉ किए 2000 रुपये, मैंने विड्रॉ किए 2000 रुपये पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग है, ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होती है। तो इधर से कैश माइनस 2000 रुपये और इधर से कैपिटल माइनस 2000 रुपये। ठीक है। अब ये तो